भाई हमसे 62.3 लाइट ईयर्स दूर सेपियंस कॉन्स्टलेशन में ग्लीस 710 नाम का एक स्टार है जो मिल्की वे में फ्लोट करता हुआ सोलर सिस्टम के करीब आ रहा है और 13 लाख साल बाद ये सोलर सिस्टम के ओट क्लाउड से गुजरेगा। लेकिन इससे अपने को कोई टेंशन तो नहीं होगी ना मार्स? नहीं भाई, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है नेपट्यून, जो पूरे सोलर सिस्टम के अंत का कारण बन सकती है। हैं? ऐसा क्या? मैंने क्या किया? देख, जैसे जुपिटर अपनी ग्रेविटी से एस्टेरॉइड बेल्ट को कंट्रोल करता है, वैसे ही नेपट्यून क्यूपर बेल्ट के सभी ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है। क्यूपर बेल्ट में अनगिनत ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें प्लूटो, एरीज के साथ साथ 2000 से भी ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत बड़े हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई भी स्टार सोलर सिस्टम के पास से गुजर जाता है और नेपट्यून के ऑर्बिट को सिर्फ 0.1% शिफ्ट कर देता है, तो क्यूपर बेल्ट में हलचल मच जाएगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स तो सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाएंगे और कुछ ऑब्जेक्ट सन की तरफ आएंगे, जो सभी प्लैनेट और उनके मून्स की बैंड बजाने के लिए काफी है। इससे एस्टेरॉइड बेल्ट भी डिसरप्ट हो जाएगी और कोलिजन्स के बाद धरती एक मोल्टन लावा का गोला बन जाएगी। अरे भाई कल के एग्जाम के लिए तो अभी बहुत पढ़ाई करनी है। हाँ, अरे इस मार्क्स की तो तैयारी हो गई होगी। भाइयों, कल के एग्जाम में सोलर सिस्टम के अमेजिंग फैक्ट्स का सवाल आएगा। अरे सच्ची में? हाँ, चलो तुम्हें सोलर सिस्टम के 3 अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। 1977 में भेजा गया था वोयेजर 1, जो 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया था। लेकिन इसको सोलर सिस्टम के बाहर निकलने के लिए ओट क्लाउड को क्रॉस करना होगा, जिसको क्रॉस करने में अगले 14,000 से 28,000 साल लगेंगे। हमारी क्यूपर बेल्ट में एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप स्नोमैन के जैसी है और इसका नाम है अल्टीमा थूल, जो मेनली आइस से बना है। ये एक ट्रांस नेपट्यूनियन ऑब्जेक्ट है जिसका ऑर्बिट 298 अर्थ ईयर लॉन्ग है। ये 31 किलोमीटर लंबा है और इसके पास 2 लोब्स हैं। देखो, अर्थ का टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जो 29,000 फीट टॉल है। लेकिन सोलर सिस्टम का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है मार्स का ओलंपस मॉन्स, जो 15.5 माइल्स टॉल है और इसका डायमीटर 374 माइल्स है। अबे कल तो एसएसटी का एग्जाम है, ये हमारा टाइम खराब कर रहा है। अर्थ हे मार्स, सैटर्न का तो इतना सुंदर मून टाइटन है, जहाँ पे बहुत सारी लेक, रिवर्स और सीज हैं। मन करता है उसी में डूब जाऊं और स्विमिंग करूं। हाँ भाई, टाइटन देखने में तो कितना सुंदर है और तेरे मून और मरकरी से भी बड़ा है। लेकिन टाइटन तेरे से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और सन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली -180 डिग्रीज होता है। इसका बहुत ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर है, जिसमें 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन है। और पता है, यहाँ तो मीथेन की बारिश भी होती है। तो पता है ये लेक लिक्विड क्यों है? क्योंकि इतने ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में मीथेन और ईथेन अपनी लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। और अगर तुमने इसके लेक्स या रिवर्स में नहाने की सोची भी, तुम्हारी तो हड्डियां भी जम जाएंगी। अरे लेकिन अगर मैं स्विमिंग सूट पहन के जाऊं तो? मतलब तू स्पेस सूट की कह रहा है ना? भाई उस केस में तो ये लेक्स और डेंजर हैं, क्योंकि अगर तेरा स्पेस सूट कहीं से भी डैमेज हो गया तो मीथेन तेरी ऑक्सीजन टैंक से रिएक्ट कर जाएगी और तू जल जाएगा। ओके बच्चों, आज की क्लास खत्म हुई। कल एग्जाम के लिए पढ़ के आना। थैंक यू सर। सर, कल आप ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे दो एग्जाम में। ओके, लेकिन कौन सा? सर, आप डार्क मैटर स्टार्स के ऊपर पूछो। हैं? ये क्या होता है? अभी रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बिल्कुल बिग बैंग के जस्ट बाद वाले स्टार्स को देखा और ये इमेज रिलीज की। ये स्टार्स पूरी की पूरी गैलेक्सी के बिलियन स्टार से भी ज्यादा ब्राइट हैं और हमारे सन से बिलियन टाइम ज्यादा हैवी हैं। ये तीनों स्टार नॉर्मल मैटर से नहीं बल्कि डार्क मैटर से बने हैं। जी हाँ, वही इनविजिबल डार्क मैटर जो यूनिवर्स का 25% हिस्सा है। इनका फॉर्मेशन बिग बैंग के जस्ट 700 मिलियन ईयर्स के बाद हुआ था। और पता है, इन स्टार्स के कोर में कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता, बल्कि इनके कोर में डार्क मैटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पर डार्क मैटर एनिहिलेशन होता है, जिसमें डार्क मैटर के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और पता है, ऐसा ही एक डार्क मैटर स्टार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी है। कहाँ? ये तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताओगे ना।